एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना असमत और आज है 22 नवंबर। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला जो न्यूज़ है वो एक ट्री स्पीशीज़ से रिलेटेड है जिसका नाम है क्रिप्टोकार्या मुथुवरियाना। अब क्रिप्टोकार्या से आप क्रिप्टो करेंसी मत सोचने लगना, ओके। तो इस प्लांट स्पीशीज़ का नाम क्रिप्टोकार्या मुथुवरियाना क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका नाम जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर ही रखा गया है, जिस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम भी मुथुवार है, इसलिए क्रिप्टोकार्या मुथुवरियाना। ओके, तो ट्राइबल कम्युनिटी का नाम मुथुवार है। मुथुवार ट्राइबल कम्युनिटी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को। ऐसे तो सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ मैक्सिमम टाइम्स इन लोगों का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है कंजर्वेशन के लिए, तो उसी तरह से मुथुवार ट्राइबल कम्युनिटी का भी ये एक रोल है, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ है ना, ये स्पीशीज़ बिलोंग करता है, जैसे हर एक प्लांट का एक जीनस होता है ना, वो वहाँ से बिलोंग करता है। तो उस जीनस का नाम है क्रिप्टोकार्या। तो क्रिप्टोकार्या वो जीनस का नाम है एंड मुथुवार वो ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है, तो क्रिप्टोकार्या मुथुवरियाना, ठीक है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा होता है और इसका बहुत ब्रॉड लीव्स नहीं होता है, पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। मुथुवार ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये आपकी मदुरई डायनास्टी के लोग थे, ठीक है। जब ये डायनास्टी आपका डिपोज्ड हो गया, ठीक है, तो ये लोग कहाँ माइग्रेट कर गए? केरला में माइग्रेट कर गए। और ये लोग कौन से आइडल का वर्शिप करते हैं? मदुरई मीनाक्षी का, ठीक है। लेकिन ये जो मुथुवार केरला में चले गए, लेकिन ये जो मुथुवार वर्ड है ना, ये इसी सेम कम्युनिटी को डिनोट करता है जो कि तमिलनाडु में होते हैं। तो आपको मुथुवार कम्युनिटी तमिलनाडु इतना याद रखना, तमिलनाडु एंड केरला साउथ इंडिया है ये। एंड दिस इज़ अ प्लांट स्पीशीज़। उड़ीसा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है समहति। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो आप इसको। ये प्रोजेक्ट ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए है। उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये इंडिया का वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ रहती हैं। यहाँ पे 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल पीवीटीजीज जिसको आप बोलते हैं वो रहती है। अप्रॉक्सीमेटली 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ जिसमें 13 पीवीटीजीज, ठीक है। तो ये समहति प्रोजेक्ट है क्या? समहति प्रोजेक्ट में जितने भी प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं ना, उनको नॉलेज दिया जाएगा ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो आपकी एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड द एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ATLC भुवनेश्वर, ठीक है। अब ये देखो, ये प्रोजेक्ट समहति है। अब मैं आपको अगर संथली लैंग्वेज के बारे में बता दूँ ना, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस आते हैं, उसमें वन ऑफ द लैंग्वेज है संथली। तो संथली एक ही लैंग्वेज है ना जिसको पढ़ाया जाता है, उसका एक चीकी स्क्रिप्ट है उसमें, लेकिन जितने बाकी उड़ीसा के जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है ना, उसका स्क्रिप्ट आपका ओडिया स्क्रिप्ट ही है, ओके। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको बस आप ध्यान रखो। समहति क्या है? ये उड़ीसा गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट, उड़ीसा की प्रोजेक्ट है और ये ट्राइबल लैंग्वेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो अभी ये है कि स्पीकर जो है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के जो स्पीकर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक मतलब बाइंडिंग टाइम फ्रेम रख देना चाहिए। किस चीज़ का बाइंडिंग टाइम फ्रेम रख देना चाहिए? कि गवर्नर कितने टाइम में उस बिल को असेंड देगा या फिर रिटर्न करेगा, या फिर अगर उनको उस बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए तो कितने टाइम फ्रेम के अंदर ये काम करेगा। बिकॉज ये जो चीज़ होती है ना, ये मतलब अनलिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। तो इसके लिए अभी देखो कि कुछ भी एक चीज़ का अगर टाइम फिक्स्ड नहीं होता है तो वो किस तरीके से जाता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है ना। तो इसलिए तमिलनाडु असेंबली ने ये प्लान किया है, ओके। तो अब ये प्लान किया, ये आगे चल करके न्यूज़ डेवलप होगा, ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो हम बाद में देखेंगे, बट हम थोड़ा अभी वीटो पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का। स्टैटिक पोर्शन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रेसिडेंट का जो वीटो
वीटो पावर है ना वो आर्टिकल 111 से आता है। ये आर्टिकल आपको देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे आर्टिकल्स नहीं याद करने हैं, बट जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 136 आपका स्पेशल लीव पिटिशन का है ना, 75 आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो इस तरह से जो आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होगा ना, 352 क्या है, 356 क्या है, तो ये सारे तो आपको पता ही होने चाहिए। तो वैसे ही आपका 111 जो है ये वीटो पावर किसका है, प्रेसिडेंट का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आर्टिकल 200 वो गवर्नर के पावर से डील करता है कि वो किसी बिल को असेंट देगा, ठीक है, या फिर रिजर्व करेगा। और आर्टिकल 201 जो है वो डील करता है बिल कंजर्व फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे आप आर्टिकल 100 याद करो प्रेसिडेंट का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 200 याद करो आप गवर्नर का, ठीक है। अब 3 तरह का वीटो पावर होता है, ठीक है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है आपका सस्पेंसिव वीटो, एंड एक होता है आपका पॉकेट वीटो, ठीक है। लेकिन गवर्नर जो है ना हमारे वो एंजॉय करते हैं एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, लेकिन वो पॉकेट वीटो एंजॉय नहीं करते। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पॉकेट वीटो एंजॉय करते हैं, बट गवर्नर का कोई भी पॉकेट वीटो नहीं होता है। अभी 3 तरह का वीटो हम देख लेते हैं क्या है, एब्सोल्यूट वीटो एंड देन सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो, ठीक है। जब एक एक्सेप्शन आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये हमेशा क्वेश्चन में ट्रिक डाल करके दे देता है कि प्रेसिडेंट का ना, देखो प्रेसिडेंट का वीटो पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है ना उसमें वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट यूज़ हिज वीटो पावर इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो ये वाला चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर लो। और एक एक्सेप्शन अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जो बिल होती है ना, ठीक है, उसको हम कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, वो हमारे पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होगा। तो ये 2 एक्सेप्शंस आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ओके। अब एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी पावर को विथहोल्ड कर देगा, ही विल विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, ठीक है। मतलब क्या पावर, मतलब वैसा पावर नहीं, असेंट देने के पावर को विथहोल्ड कर लेगा। सपोज एक बिल पास होकर के आई है एंड उसने अब विथहोल्ड कर दिया है, तो बिल एंड हो गया एंड ये आपका एक्ट नहीं बना, इसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, मतलब वो उस बिल को रिटर्न कर देगा फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन अगर पार्लियामेंट वापस से उस बिल को भेज रही है ना विथ और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को उस बिल को अप्रूव करना ही करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग एनी ऑफ हिज वीटो। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आप पढ़ लो कि जो प्रेसिडेंट है ना वो सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकता है मनी बिल के मैटर में, क्योंकि मनी बिल ना प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट को लेकर के इंट्रोड्यूस होता है, तो सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकता। तो इस स्लाइड से मेरा ध्यान देने वाला क्या क्या है, हम आर्टिकल 111 को याद करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, 200 को याद करेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड। 3 तरह का वीटो पावर होता है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट, जिसमें पॉकेट वीटो हमारा गवर्नर के पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई वीटो पावर प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। सस्पेंसिव वीटो का आपका क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर बिल वापस से इंट्रोड्यूस होता है सस्पेंसिव वीटो यूज़ करने के बाद विथ और विदाउट अमेंडमेंट, तो उसको अप्रूवल देना ही देना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो मनी बिल में यूज़ नहीं कर सकता है बिकॉज वो उसके प्रायर रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है कि वो अपने पॉकेट में डाल देगा इनडेफिनाइट पीरियड के लिए एंड छोड़ देगा, कौन, आपका प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नर के पास पॉकेट वीटो वाली पावर नहीं होती है। वो बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, रिटर्न भी नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए अमेरिका में क्या होता है ना कि उस बिल को उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर भेजना पड़ता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा टाइम बाउंड नहीं है। अब वीटो ओवर स्टेट बिल्स ये देख लेते हैं हम। देखिए गवर्नर ना कुछ टाइप का जो बिल्स है ना उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन देने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर रिजर्व कर दिया ना तो उसने क्या किया, उस चीज़ को उधर डायरेक्ट कर दिया, उसके बाद रिजर्व करने के बाद भेज दिया अगर प्रेसिडेंट की तरफ, तो गवर्नर का फिर उस बिल से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। उसके बाद प्रेसिडेंट इस तरह के बिल में जिसमें गवर्नर ने आपका
उसको डाइवर्ट कर दिया है, रिजर्व कर दिया है, तो प्रेसिडेंट विद होल्ड कर सकता है एसेंट, हाँ, नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टांस बट ऑल्सो इन द सेकेंड इंस्टांस। ठीक है, जैसे कि आपने ये वाला देखा था ना पार्लियामेंट्री वाला, अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट एक बार उस बिल को एक बार उसको रिटर्न कर सकता है, लेकिन अगर वो वापस से आए सस्पेंसिव वीटो में तो उसको असेंट देना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा बिल होगा ना जो गवर्नर ने डायरेक्ट किया है प्रेसिडेंट की तरफ, तो वो सेकेंड इंस्टांस में भी उसको भेज सकता है। तो प्रेसिडेंट इंजॉय करता है एब्सोल्यूट वीटो, नॉट सस्पेंसिव वीटो ओवर स्टेट बिल्स। तो स्टेट बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो इंजॉय करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो भी इंजॉय कर सकता है आपका स्टेट लेजिस्लेशन जो होता है ना उसके ऊपर आपका पॉकेट वीटो भी रख सकता है। प्रेसिडेंट इग्नोर कर देगा उस चीज़ को इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है, ओके, यहाँ पे न्यूज़ ये था कि जो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है ना यूएस की, वो चाह रही है कि वो यूएस के जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना उनको टैप करके रखें, ताकि फ्यूचर में आपका जब ऑयल का प्राइसेस राइज हो ना तो उस चीज़ को वो लोग चेक कर सके। क्यों? क्योंकि देखो वो होता है ना कि भले ही प्याज का दाम मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन आपने अपने बागीचे में गार्डन में ही प्याज उगा लिया है, तो उस चीज़ से तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने यूएस में वो टैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिजर्व्स है वो कहाँ है। तो ये तो न्यूज़ थी। यहाँ पे अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का क्या हाल है। तो देखो ये तो मैनेज होता है कि स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ इंडिया में कुछ बने हैं, इसको मैनेज करने वाली जो अथॉरिटी है वो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL है। और ये वाला चीज़ को आप ध्यान देंगे, ISPRL, ओके, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। ये क्या किए, फेज़ 1 में इसने कुछ लोकेशन को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर कर्नाटका में एंड पादूर कर्नाटका में। ओके, तो ये आपका हुआ था आपका 2019 के टाइम में। फेज़ 2 में अगेन 2 लोकेशन आपका हुआ था, चांदीखोल जो कि उड़ीसा में एंड उडुपी कर्नाटका में, पादूर उडुपी ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका फेज़ 2 जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा ये वाला चीज़ आपका प्लान हुआ है एंड दिस इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो जब ये न्यू फैसिलिटी फंक्शनल हो जाएगी ना तो हमारे पास 22 डेज़ का, मतलब 10 + 12 डेज़ का ऑयल कंजम्पशन अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या है ना, इंडियन रिफाइनरीज मेंटेन करती है क्रूड ऑयल स्टोरेज इंडस्ट्रियल स्टॉक 65 डेज़ के लिए। ठीक है, तो अब अगर ये सारा वर्क भी हो जाएगा ना हमारे पास, तो 60 से 65 और 22 बाई स्ट्रैटेजिक रिजर्व, मतलब टोटल 87 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ऑयल हो जाएगा कंजम्पशन के लिए। फेज़ 2 का जब काम कंप्लीट हो जाए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत क्लोज हो जाएगा किस चीज़ से, 90 डेज़ एज मैंडेटेड बाय IEA आपकी क्या बोलती है कि आप 90 डेज़ का आप जो अपना 90 डेज़ का मैनेज करके रखो। मतलब अगर आपको नहीं भी मिल रहा है बाहर से तो 90 डेज़ का आपके पास होना चाहिए। जैसे होता है ना कि अभी कोविड हो गया है तो लोग कैसे आपने देखा था ना, कोविड हो गया था तो लोग कैसे फ्रिज में अपना खाना जमा करके रख रहे थे, आलू प्याज खरीद के रख रहे थे कि इतना दिन तो काम चल ही जाएगा हमारा, प्राइस हाइक होगा तो भी चला। तो वैसे IEA ने मैंडेट किया है कि 90 डेज़ का क्लोजली रखना है। तो ये जब हमारा फेज़ 2 का भी काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास 22 डेज़ का हो जाएगा, और पहले से हम 65 डेज़ का करते थे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 87 डेज़ जो कि 90 डेज़ IEA मैंडेट करता है उसके क्लोज है। ठीक है, अब इंडिया क्या IEA का मेंबर है? इंडिया IEA का एसोसिएट मेंबर है, तो इंडिया IEA का मेंबर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, IEA क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ये चीज़ तो मैं बता दूं, ये एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डेवलप किया गया था इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके फ्रेमवर्क में इसको डेवलप किया गया था 1974 के टाइम में ऑयल क्राइसिस के लिए, इन द वेक ऑफ ऑयल क्राइसिस। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है,
और आईए ने इंडिया को इनवाइट भी किया है टू बिकम द फुल मेंबर, लेकिन करंटली इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आईए, इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ आईए। तो इस न्यूज़ से आप क्या क्या लेके जाएंगे, आपको ये लोकेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है, ये सारे लोकेशंस आपको याद होने चाहिए, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर, चांदीखोल एंड देन उडुपी, है ना, ये सारे लोकेशन आप ध्यान रखेंगे। और आईए कितने का दिन का मैंडेट देता है, 90 डेज़ का बोलता है, और हम अभी 87 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली कर पाएंगे रिजर्व में, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड है। जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसका नाम है मोल्टन मेटल। अब देखो, अब ये पिक्चर देख के आपको पता चल गया होगा कि गोल्ड स्मगलिंग से यहाँ पे कुछ मोल्टन मेटल हो रहा है। तो एम यही था कि हांगकांग से कुछ लोग एयर कार्गो के रूट से लेकर के आ रहे थे, स्मगल कर रहे थे गोल्ड इंडिया में। तो जो आपका डीआरआई है, उन्होंने काफ़ी लोगों को ऐसे पकड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने इतना सीज किया है 85 केजी गोल्ड, ठीक है। 4 फॉरेन नेशनल को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन का नाम है मोल्टन मेटल। अब डीआरआई क्या है आपका, ये एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया की, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो कौन से मिनिस्ट्री, फाइनेंस के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ओके। तो ये वही है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल इलिसिट ट्रेड या फिर इन्वायरमेंटल सेंसिटिव आइटम्स आपका हो रहा है, कमर्शियल फ्रॉड हो रहा है, उस चीज़ को डील करती है। और ये एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसकी भी आपकी लीड एजेंसी है, एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। तो डीआरआई उसको डेजिग्नेट किया गया है लीड एजेंसी। तो इतना आपका न्यूज़ था। अब आपका जो है वो फार्म लॉस से रिलेटेड है। काफ़ी दिन से ये चीज़ चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्म लॉस, और फाइनली मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस फार्म लॉ को वो रिपील करेंगे। अब ऐसे वो बोल दिया आकर के रिपील करेंगे, तो रिपील नहीं हो जाएगा ना, बिकॉज इंडिया तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना। इंडिया में इट इज़ लाइक पार्लियामेंट चीज़ें करती है। जस्ट लाइक आपके प्राइम मिनिस्टर आकर के बोलेंगे तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली उनकी बात से ही फिर आपके पार्लियामेंट में उस चीज़ पे डिस्कशन होगा, एक प्रोसेस फॉलो होगा। तो बस बोलने से नहीं होता है, एक रिपीलिंग का प्रोसेस चलेगा। जो प्रोसेस आपका जो सेशंस होता है ना पार्लियामेंट का, तो अभी विंटर सेशन होने वाला है, उस विंटर सेशन में आपका ये जो है इसका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। देखो, इंडिया में हम टोटल 3 सेशन को फॉलो करते हैं, और ऐसा है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 3 करते हैं तो समझ लो 4 के गैप में ऐसे होता होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको रफली बता रही हूँ। तो विंटर सेशन जो होता है, विंटर सेशन में आपका ये इसका पूरा प्रोसेस चलेगा। रिपीलिंग मतलब क्या होता है, यही एक तरीका है जहाँ से आप एक लॉ को नलीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब ये लॉ अब नहीं चाहिए। बहुत बार गवर्नमेंट ये करती है ना कि किसी भी लॉ में एक सनसेट क्लॉज डाल देती है। सनसेट क्लॉज मतलब होता है ना कि इतने टाइम के बाद सूरज डूब जाएगा, तो इतने टाइम के बाद ये लॉ खुद ब खुद रिपील हो जाएगा। तो जैसे टाडा में डाला हुआ था गवर्नमेंट ने, तो 1995 में 1987 में टाडा आई थी, 1995 में खुद ब खुद वो रिपील हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी फार्म लॉ में तो कोई सनसेट क्लॉज नहीं है ना, तो इसमें या तो गवर्नमेंट को अमेंड करके कोई सनसेट क्लॉज डालना पड़ेगा, या फिर 2 तरीके हैं जिससे रिपील होगा ये, ठीक है। पहला एक तरीका है ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस पास होगा, ठीक है। उसके बाद उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा 6 मंथ्स के अंदर। दूसरा तरीका आपका वही लेजिस्लेशन है, पहले आपका वो चीज़ बिल बोथ द हाउसेस में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, ठीक है। तो ऐसे आपका बिल वो नलीफाई करने का ये कुछ तरीका है, इस तरह से बिल आपका नलीफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, इसको जो लॉन्च करती है उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे होता है, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU बोलते हैं, उसके अंडर में होता है। ये मोदी जी ने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के लाइन्स में 150th बर्थ एनिवर्सरी जब महात्मा गांधी का था उस वक्त, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि वापस से जो इंदौर है ना उसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है 5th कंसेक्यूटिव ईयर में, ठीक है। मतलब वो सिटी जहाँ पे मोर दैन 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड। तो चलो जल्दी से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं।
ठीक है। क्या इंदौर को मिला है स्वच्छ वाला अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड? आर्टिकल 245 गिव्स पार्लियामेंट टू द पावर टू मेक लॉज and also give legislative body the power to repeal them through repealing and amendment act। वो आर्टिकल ये मिस कर दिया था मैंने आपको बताया नहीं कि वो रिपील करने का पावर कहाँ से आता है, वो 245 से ही आता है। ओके। ऑपरेशन मोल्टन मेटल जो है वो एंटी स्मगलिंग से रिलेटेड है। इंडिया क्या परमानेंट मेंबर है आईईए का? और आपका क्रिप्टोकार्या मुथुवारियाना जो है, क्या ये इंसेक्ट स्पीशीज़ है जो मुथुवार ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर है? तो चलो आप वीडियो को पॉज करो और आंसर अटेम्प्ट करो, मैं जल्दी से आंसर शेयर करती हूँ। एंड आप ना जब सेशन को देखते हो तो ऐसे ट्राई किया करो कि 1 2 3 4 5 करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके। उससे क्या होगा, ये आपका डेली टू डेली ये काम होते रहेगा आपका। उसके बाद फिर आप चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओके देखो ये गलत है क्योंकि ये एसोसिएट मेंबर है, फुल मेंबर नहीं है, और ये प्लांट स्पीशीज है, इट इज़ नॉट आ इंसेक्ट स्पीशीज, एंड रेस्ट आर करेक्ट। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स, स्वेवन ये साथ में ही है लर्नर्स, और ये इसी से हमारा इंस्टाग्राम चैनल का भी इसी नेम से है, जहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें वहाँ पे मैसेज पिंग कर सकते हैं। तो चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।